हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। इस थ्योरम को समझने के लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपको बाई चांस अभी तक नहीं आती है तो आप पहले रिमाइंडर थ्योरम सीखो और फिर इस वीडियो को करो। तो इससे पहले वाली वीडियोस में रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, तो वो कर लीजिए आप, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। फैक्टर थ्योरम के लिए हम कुछ चीज़ें समझेंगे एंड फिर हम फैक्टर थ्योरम को करेंगे। एंड फैक्टर थ्योरम जो हम सीखने वाले हैं उसके लिए क्वेश्चन जो हमने चूज़ किए हैं वो एग्जाम्पल नंबर 11 एंड एग्जाम्पल नंबर 12 हैं आपकी एनसीईआरटी के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 12 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया 6 एंड रिमाइंडर आ गया 0। अब ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास एक थर्मामीटर है एंड आपने थर्मामीटर लगाया और फिर उसको चेक किया, तो उसमें आपको कुछ वैल्यूज़ दिखाई देती हैं। तो उस वैल्यू से आपको क्या मालूम पड़ता है? यही तो मालूम पड़ता है ना कि फ़ीवर है या नहीं है। तो थर्मामीटर की वैल्यू जो होती है वो आपको कुछ इंडिकेट कर रही है, कुछ इशारा कर रही है, कुछ बता रही है। किस बारे में बताती है? आपकी फ़ीवर के बारे में। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये जो वैल्यू है, जो कि इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ये उस थर्मामीटर की वैल्यू के जैसे हमें यहाँ पे कुछ बताने के लिए है। तो ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है, ये रिमाइंडर है। ओके, ये हमें बताती है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं, यहाँ पे जो नंबर्स हैं 2 and 6, ये हमारे 2 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12। बट ये कब होता है? जब रिमाइंडर 0 हो। जब रिमाइंडर 0 होगा तभी ये वाला रिज़ल्ट काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो हमारे पास आ गया कि 2 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12। अब यहाँ पे एक सीक्रेट बात भी छुपी है। आप जानना चाहते हो क्या है वो? चलो मैं बताती हूँ आपको। अब देखो, यहाँ पे 2 के जो फैक्टर्स हैं फर्दर, वो हैं 1 and 2। 6 के 1, 2, 3 and 6। तो 12 के फैक्टर्स सिर्फ वो 2 और 6 नहीं हैं, और भी हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12। तो हमें एक बार में, एक नज़र में तो ऐसा लगा कि इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 and 6, 2 and 6, बट एक्चुअली में ये सारे थे। ओके, बट इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से पता चली? सिर्फ एक ही बात से, और वो क्या है कि रिमाइंडर 0 है। इस एक बात ने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो ये रिमाइंडर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, चलो अब हम करते हैं फैक्टर थ्योरम। कि हम रिमाइंडर की बातें कर रहे हैं, ये फैक्टर थ्योरम में कैसे काम आ रही है। तो फैक्टर थ्योरम में 2 बातें होती हैं। एक तो हमें पॉलिनॉमियल दिया हुआ है px, ठीक है, और एक और पॉलिनॉमियल है x माइनस ए। तो फर्स्ट पॉइंट फैक्टर थ्योरम में ये होगा कि अगर x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px, अगर x माइनस ए फैक्टर ऑफ px है, यानी कि px या तो x माइनस ए यहाँ आ रहा है, रिमाइंडर 0 है, ऐसा कुछ हो रहा है, या ऐसा कुछ हो रहा है कि रिमाइंडर 0 है, हमने डिवाइड किया किसी पॉलिनॉमियल से, यहाँ पे था क्वेश्चन, और यहाँ x माइनस ए आ गया। दोनों कंडीशन में हमारे पास ड्यू टू दिस रिमाइंडर 0 हम कह सकते हैं x माइनस ए फैक्टर है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला? जब भी x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। ये आपको पता चल गया। दूसरी बात कि जब भी रिमाइंडर 0 होगा तो x माइनस ए फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो रिमाइंडर बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छा वर्ड लगाने वाली हूँ, इफ़। ठीक है, देन, इफ़ देन। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो रिमाइंडर की बातें हम कर रहे हैं उसका मतलब है p ऑफ a, और यहाँ पे भी जो रिमाइंडर की बात की है उसका मतलब है p ऑफ a। तो अभी जो मैंने रेड कलर से लिखा है इफ़ और देन, मैं ये समझाती हूँ आपको क्या होता है, और फिर p ऑफ a भी समझाती हूँ। तो ये जो इफ़ देन था,
आप ध्यान से देखना कि जो इफ़ था उसके बाद जो ये हमने लिखा, ये वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी देन के बाद, सेम, राइट। और जो हमने यहाँ लिखा, ये वही हमने यहाँ पे इफ़ के बाद लिखा। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा था, इसको बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन। इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन, यानी कि ए है तो बी है, बी है तो ए है, यानी कि x माइनस ए फैक्टर है तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा, रिमाइंडर ज़ीरो है तो x माइनस ए फैक्टर होगा। तो इसको एक समझने के लिए बहुत आपकी लाइफ का ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो दो बॉयज़ हैं, दोनों बॉयज़ हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ बी आपकी यादगार के लिए। ये दोनों बॉयज़ हैं, इनका नाम है x और y। तो अगर x y का ब्रदर है तो क्या आप कह सकते हो y भी x का ब्रदर है? यस, आंसर। तो ये हमारा हो गया इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन। बोथ वेज ट्रू है, ऐसा नहीं है कि x y का भाई है तो y x का भाई नहीं है। बट अगर इसकी जगह कंडीशन होती बॉय एंड गर्ल, ठीक है, x एंड y है, फिर से x तो y का भाई है, बट क्या आप कह सकते हो y x का भाई है? नहीं कह सकते। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ नहीं है, ये बोथ वेज नहीं है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना वन वे ट्रैफिक एंड टू वे ट्रैफिक, वैसे। तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा, रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर होगा। अब ये सारी बात समझने के लिए हम एग्जाम्पल 11 एंड एग्जाम्पल 12 यूज़ करेंगे, ताकि आप ये समझ पाओ इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि रिमाइंडर इंपॉर्टेंट क्यों है। रिमाइंडर थ्योरम से ही हमें, अच्छा एक और मैंने इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो आपको बतानी थी वो थी पी ऑफ ए, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी। ये पी ऑफ ए मैंने यहाँ क्यों लिखा, ये भी रिमाइंडर थ्योरम से आता है। इसको भी मैं बता देती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने रिमाइंडर थ्योरम स्किप किए किसी रीज़न से, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल है पी एक्स, इसको हमने डिवाइड किया किसी पॉलिनॉमियल जी एक्स से, तो आपके पास ऑप्शन है, आपने लॉन्ग डिवीजन किया, यहाँ पे क्यू एक्स आया एंड यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आया, ठीक है। जब भी हमारे पास ये जो जी एक्स होता है वो ऐसा दिखाई देता है x माइनस ए के जैसा, तो आप सीधा रिमाइंडर निकाल सकते हो और वो रिमाइंडर होगा बिना लॉन्ग डिवीजन के, और रिमाइंडर जो होगा वो होगा p ऑफ a। ये हमें रिमाइंडर थ्योरम से मालूम पड़ा है। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है इधर से इधर, इसका मतलब आपने पहले की वीडियोस ठीक से देखी नहीं है या देखी ही नहीं है, तो आप वो देखो फिर यहाँ पे आओ, ठीक है। तो अब हम दोबारा से अब एग्जाम्पल 11 करते हैं, जिससे हम इस बात को पूरे तरीके से आप समझ जाएंगे एंड आप कहोगे बहुत ईजी है। यहाँ पे हमें एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है पी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमें बोला है एग्जामिन x प्लस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। सबसे पहले तो ये देखना है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, ये तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पॉलिनॉमियल्स को नाम दिया करो। इससे आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स लिखने में बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ, एंड क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा होगी थॉट्स के अंदर, ठीक है। अदरवाइज़ कन्फ्यूजन होने का चांस है, एंड जहाँ कन्फ्यूजन होती है वहीं मिस्टेक होती है। तो हमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं करनी है कहीं पर भी, ठीक है। तो आपने अपने क्वेश्चन के पॉलिनॉमियल्स का नाम रखने की हैबिट बनानी है, ओके। अब दूसरी हैबिट ये है कि आपको ये बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या बोला गया है। अब बहुत ज़्यादा हाई चांस है कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस एग्जामिन को तो इग्नोर करते हैं और क्या करते हैं, सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि x प्लस 2 जो है पी एक्स का फैक्टर है, जबकि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि हमें पूरा पढ़ना था, पूरी स्टेटमेंट पढ़नी थी, पूरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली तो हमें एग्जामिन करना था, यानी कि हमें पता ही नहीं है कि x प्लस 2 पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें फाइंड आउट करना है फैक्टर है या नहीं है, तो हम किस चीज़, अब आपको वो थर्मामीटर वाला एग्जांपल याद करना है। हमारा इंडिकेटर कौन है, कौन सी ऐसी वैल्यू जो हमें ये बात बताती है कि फैक्टर है या नहीं है, बताओ। बिल्कुल सही, रिमाइंडर। तो हमें क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। एंड रिमाइंडर निकालने के लिए आप कौन सा मेथड चूज़ करना चाहोगे, लॉन्ग डिवीजन
या रिमाइंडर थ्योरम? बताओ कौन सा चूज़ करना चाहोगे? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि लॉन्ग डिवीजन भी कर लेते हैं, क्या हर्ज है? अगर मैं आपको एक और कंडीशन दूँ कि आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम की शॉर्टेज है, अब आप कौन सा मेथड करना चाहोगे चूज़? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब तो आप हर हाल में रिमाइंडर थ्योरम ही चूज़ करना चाहोगे। ओके, तो हम रिमाइंडर थ्योरम यहाँ यूज़ करेंगे और हम कहेंगे लेट्स फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, सबसे पहले हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम ये लिखना है आपको, ठीक है? अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ -2। ये कैसे आया? ये मैं रफ में करके दिखा रही हूँ, आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो। ये जो x+2 होता है, इसको इज इक्वल टू 0 पुट करो एंड x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब ये वाली बात भी मैंने पिछली वीडियोस में जहाँ रिमाइंडर थ्योरम सिखाया बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको पता है ये मैंने p ऑफ -2 क्यों लिखा। सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको नहीं मालूम है, मैंने यहाँ शॉर्ट में बताया है। बट अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, हर बात को तरीके से समझना है, तो वीडियो स्किप करना नहीं है, हर वीडियो को देखो, ठीक है? ओके, रिमाइंडर p ऑफ -2 है, तो अब रिमाइंडर निकाल लेते हैं। पॉलिनॉमियल था हमारा p ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो ये हो गया -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। अब क्या करोगे आप सबसे पहले इन दोनों को देखो, तो यहाँ से हमारे पास आ गया +4। अब इन दोनों को देखो, यहाँ से आ गया -4 और आंसर आ गया 0। अब हमें पता चल गया, ये देखो p ऑफ -2 तो रिमाइंडर था, तो हमें पता चल गया रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 therefore x+2 is a factor of px। देखो पॉलिनॉमियल का नाम रखा था तो उससे कितना फ़ायदा हुआ, यहाँ पे आपको पूरा पॉलिनॉमियल फिर से नहीं लिखना पड़ा, कहीं भी दोबारा नहीं लिखना पड़ा। टाइम सेव बहुत ज़्यादा होता है एंड स्टेटमेंट लिखने में क्लैरिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है? तो हमारा आंसर यहाँ पे आया है यस। ओके, समझ में आ गया? एंड कहाँ से पता चली बात? रिमाइंडर से। ओके, चलो अब हम करते हैं एग्जाम्पल 12। यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x-1 is a factor of 4x cube प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। देखो हर क्वेश्चन में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ही लगनी है, ये बात तो करेक्ट है, बट इन्फॉर्मेशन क्या दी है और क्या पूछा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब हमें इन्होंने क्या बोला है, हमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें एक कोई k है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन दी है कि x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। अब जो हमने एक हैबिट बनाई, अपनी अच्छी सी हैबिट, न्यू हैबिट, कि हम तो पॉलिनॉमियल का नाम रखते हैं हमेशा, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले नाम रखा लेट px इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, नाम रख दिया। अब जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है इसको दोबारा पढ़ो, x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो इससे हमें क्या पता चला, सिंस x-1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, तो इससे हमें क्या पता चला। अब मैंने आपको फैक्टर थ्योरम में बताया था ना, 2 वे ट्रैफिक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ है, बोथ वेज है, सारा कुछ बताया था, वो यहाँ यूज़ करना है। अगर x-1 फैक्टर है तो p ऑफ 1 रिमाइंडर हो जाएगा, सॉरी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सिर्फ इतनी सी बात पता चल गई। अब ये बात तो हमें पता चली है फैक्टर थ्योरम से, ठीक है? मैं इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ।
बाय फैक्टर थ्योरम, ऐसे आप लिख दो तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि दिस एम्प्लाइज P ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ये मैंने P ऑफ 1 क्यों लिखा? बिकॉज ये दोनों बराबर हैं, रिमाइंडर जो था वो P ऑफ 1 है। ये बात कैसे पता चली? बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब आपको पता चला रिमाइंडर थ्योरम क्यों आनी चाहिए आपको यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं ब्लू से लिख रही हूँ ना, ये आपको एग्जाम में मेंशन करना है, हर बात की स्टेप मार्किंग होगी। फिर मुझे मत बोलना आकर कि आपने जैसे सिखाया था वैसे ही किया था पर मार्क्स पूरे नहीं मिले हैं, तो बात भी पूरी माननी होगी। मैं आपको बिलीव मी कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं करवाऊंगी, मैं भी नहीं चाहूँगी आप फालतू चीज़ें लिखो, सिर्फ जो नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, जिनके स्टेप मार्किंग होती है उतना ही है। ओके, ऑल राइट। अब हमें P ऑफ 1 0 पता चल गया। अब बस करना क्या है, Px में x की जगह 1 सब्सिट्यूट करना है। तो ये हमारे पास आ गया 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k इज़ इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई और इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं। ये आ गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज़ इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखो 4 एंड 4 तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, तो आपके पास आ गया 3 प्लस k इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज k इज़ इक्वल टू -3। तो जो शुरू में ही आपको बोल रहे थे ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये वाला, ये आंसर है आपका। देयरफॉर आंसर इज k इज़ इक्वल टू -3। ओके, ये आपका आंसर है। समझ आया? अगर आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आया है तो उसके एक कारण तो ये हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, कि आपने रिमाइंडर थ्योरम ठीक से नहीं समझा है। बट अगर वो रीज़न नहीं है और फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ पूछो, जितना पूछोगे उतना मैं ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ऑल राइट, थैंक यू, बाय।